Hey guys, welcome to Realistic UPSC Aspirant. Today in this video we will be discussing about how I cleared how I am clearing UPSC prelims 2023 with ease. Yes, you saw that right, that I am scoring more than 100 marks. I am scoring between 100 to 130. But how was that possible? It was the toughest exam, toughest prelims ever. I know गाइज, आई नो प्रीलिम्स टफ था, बहुत टफ था, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रेसिडेंटेड था, सारा कुछ जो आपको कहना हो वो कह सकते हो। बट इन सब के बावजूद कुछ मूल मंत्र कह सकते हैं जिससे ये प्रीलिम्स को निकालना पॉसिबल था और इजीली पॉसिबल था। वो ये है कि सबसे पहला आपको घबराना नहीं है। इट वॉज अ मीम, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको शॉक को अब्जॉर्ब करना है, पेपर को फ्लिप करके। सबसे पहला काम ये करना था। अगर कोई भी ऐसा करता वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाता, और जितना जल्दी हो सके शॉक को एब्जॉर्ब करना था, समझना था जो भी हुआ है, टफ आया है सब कुछ, ओनली पेयर, टू पेयर वगैरह वगैरह जो भी है, ये जो हुआ ये सब के लिए था, लेकिन उसको ये भी ऑब्जर्व करना है और एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर कि टफ था, सबके लिए टफ था, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और अगर तुमने 2 से 3 साल दिए हैं, तुमने या तुम्हारा सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, इसका मतलब तुमने और तुम जेन्युइन रहे हो, कंसिस्टेंट रहे हो अपने पढ़ाई में, तो फिर तुमने ठीक ठाक एफर्ट डाले हैं। तुमने ऑलमोस्ट हर रिसोर्स को उतने बार पढ़ा है जितने बार एक आम एस्पिरेंट पढ़ता है। तो तुम सारे लोग वहीं खड़े हो। बस अब तुम सब में से प्रीलिम्स कौन निकालेगा, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर था, वो डिसाइडिंग फैक्टर ये था कि जो काम और कंपोज रहता, जो बिल्कुल शांत रहता, ठीक है, जो बिल्कुल शांत रहता वो क्लियर कर लेता। कैसे, अभी मैं बताऊँगा कैसे, ठीक। सेकंड चीज़ वही है, देखो कुछ पहले रूल्स बता देते हैं कि प्रीलिम्स अब कैसा होगा 2024 में। जो लोग अटैम्प्ट 24 में जो अटैम्प्ट करेंगे, 25 में जो अटैम्प्ट करेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन्स और लर्निंग्स हैं इस साल के प्रीलिम्स से। कि अब हम लोग को करना क्या है कि जो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि काम एंड कंपोज रहना है। दूसरी चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट, दूसरी चीज़ हम लोग के लिए ये बन जाती है कि हम लोग को एक्यूरेसी पे खेलना है। अब ये नहीं है कि हम लोग 90 और 95 अटैम्प्ट करेंगे, इससे पहले कर सकते थे, इस प्रीलिम से पहले, बट अब नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को एक्यूरेसी पे खेलना पड़ेगा। बट 50 और 60 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके फ़ायदा नहीं है, थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 65 से लेके 85 के बीच में आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन। और अपना खुद का जो आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया होगा उसका जो एक्सपीरियंस है उसको भी लेके आना है यहाँ पे। जैसे मैंने जब टेस्ट सीरीज़ लगाया था तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हो, प्लीज़ उस पर तुक्का नहीं लगाना, उस पर कुछ भी मत करना, उस पर स्किप करना। तो मैंने ये इसको इंटरनलाइज किया, क्योंकि मैं हर बार ये गलती कर रहा था। तो आपको भी ऐसा कुछ सीखना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रूल्स जो इस प्रीलिम से हम लोग सीख सकते हैं, जो लर्निंग्स ले सकते हैं, वो क्या है कि हम लोग को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा अपने आसपास की सराउंडिंग से। हर चीज़ को लेकर अवेयर होना पड़ेगा हमें, जो चीज़ चल रही है जितना हो सके उतना उसके नोट्स बनाने हैं। जो नहीं हो रहा, फिर जो नहीं हो उसको छोड़ना है, क्योंकि आप बाकियों से फिर अच्छा कर रहे हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वहीं पर ये है कि हमें बाकियों से अच्छा करना है, औरों से अच्छा करना है, बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टफ सबके लिए था, आपके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है, इट्स ओके। बट कट ऑफ तो नीचे आएगी ना, टफ है तो बस। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काम एंड कंपोज रह के बस औरों से बेहतर करना है और एक्यूरेसी भी खेलना था। ये सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, हर पेपर में 2 से 3 स्टेटमेंट्स हैं, हर क्वेश्चन में 2 से 4 स्टेटमेंट्स भी हैं। तो लगभग 300 क्वेश्चन मान लो, सिर्फ एक पेपर में 300 क्वेश्चन आ गए, ये समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो एक्यूरेसी का गेम है, समझ ही लिया है। और बात ये है, देखो यार, पेपर कितना भी टफ हो, यूपीएससी स्टिल सेलेक्ट पीपल, यूपीएससी सेलेक्ट करेगी और लोग निकलेंगे। और कई ऐसे लोग भी होंगे जो 120, 130, शायद 130 तो स्कोर करेंगे, 40 नहीं तो 130 तो स्कोर कर ही लेंगे। कई लोग कर लेंगे, 120 तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कर लेंगे, अगेन आई विल टेल यू, क्योंकि मैंने कैसे किए हैं 130 और 121 स्कोर। अभी उस पर बस आते हैं, बस 2 मिनट और। अब और एक और लेसन या लर्निंग ये है कि आप सिर्फ 1 साल की तैयारी करके आप सोचो प्रीलिम्स निकाल लो, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं बचा है। क्योंकि आप जब तक अपने मेंस को लेके प्रिपेयर नहीं हो, जब तक आपने पूरा मेंस का सिलेबस कवर नहीं कर लिया, आप शायद इस प्रीलिम्स को अच्छे से डील नहीं कर सकते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंस ओरिएंटेड थी,
कई सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कराऊंगा ना, मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस की, अगर आपने मेंस तैयार किया होगा तो वहाँ से आप कर सकते थे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा देना पड़ेगा, एक आध रिसोर्सेज बढ़ाना पड़ सकता है शायद, या फिर करंट अफेयर्स को जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है उसको अच्छे से रिलीजियसली सही से करना पड़ेगा, ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, मैं कहता हूँ वो नहीं हुआ है एलिमिनेट, हाँ उसका स्कोप बहुत कम हो गया, बट इट हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड, दिखाऊंगा कैसे। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग आई थिंक वो ये है कि अब कई सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार शुड वी चेंज द रिसोर्सेज और नॉट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि रिसोर्सेज चेंज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने रिसोर्सेज से शो करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सारे किए जा सकते थे विद दी सेम रिसोर्सेज जो मैंने इस साल फॉलो किए थे। जब ये इस प्रीलिम्स का ये नहीं था कि इतना अनएक्सपेक्टेड प्रीलिम्स आ जाएगा, तब भी मैंने वो जो किए थे तब भी मैंने कर लिया, और अब तो फिर कॉन्शियस हो जाऊंगा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं कि रिसोर्सेज चेंज करने चाहिए हम लोग को, ठीक है। बट हाँ, मैंने जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसके अलावा मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा था हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो उसके बाद शायद मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा मेरी रिसोर्सेज के ऊपर, सेकेंड या थर्ड वीडियो हो सकती है उस चीज़ के ऊपर, बट ठीक है, बातें हो गई बहुत। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके नाउ, अच्छा अब हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद ये जज करेंगे कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता था, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, और जो क्वेश्चन किया जा सकता था उसको मैंने सर्कल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ये सारा काम ऑलरेडी कर दिया है, बट फिर भी हम लोग साथ साथ फिर से करते चलेंगे सारी चीज़ें, और कहाँ से किया जा सकता था इंक्लूडिंग द सोर्स, आई विल टेल दैट, ठीक है। और मैंने लगभग कितने किए, तो ये सारी चीज़ें आई विल टेल यू, ठीक है। और चलो मैं अपने ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने कितने क्वेश्चंस किए। मैंने 78 अटैम्प्ट किए थे, 61 ठीक हुए, 17 गलत हुए मेरे डिफरेंट कोचिंग फीस के हिसाब से। तो 61 ठीक होने का मतलब है 120 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 61 × 2 122 मार्क्स आ गए, 17 गलत हो गए, 11.5 नंबर काट दो नेगेटिव मार्किंग का, आंसर आ गया 110 नंबर। तो मेरे 110 नंबर आ रहे हैं। अब यूपीएससी कुछ भी कर ले, देखो टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, टोटल जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो वो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, आप फालतू की बात कर रहे हो, तो उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। वो टोटल 10 से लेके 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर उन 12 क्वेश्चन को हटा दें हम लोग, ठीक है, तो और ऐसा तो है नहीं कि यार देखो 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, 12 में से अगर 5 भी हम लोग कर लेते तो भी ठीक ठाक स्कोर आ जाता हम लोग का। तो मोटा मोटा ये है कि 100 110, अगर 110 नहीं तो 90 से लेकर 100 तो आ ही जाते हैं आपके, ठीक है। अभी मेरे 110 बन रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कोचिंग फीस, वेरियस कोचिंग फीस, ठीक है। बाकी देखते हैं। अब कुछ लोग यार ये भी कह सकते हैं लेकिन कि तुम फालतू बात कर रहे हो, गालियाँ भी दे सकते हैं कमेंट में कि इट वाज नॉट पॉसिबल, उस समय पे ये चीज़ नहीं कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। बट यार देखो, कंप्लेन नहीं करो, मैं यही कहूँगा, मैं भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उतना ही सीरियस एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है। और देखो यार, कंप्लेन उसकी की जाती है जो कुछ करना चाहे, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहे। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कभी नहीं सुनती किसी की, तो फालतू का बहस करने से, कंप्लेन करने से, टाइम वेस्ट करने से उस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपनी स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस लेके आने हैं, और जो लेसन ले सकते हैं इस गलती से उसको, वो सारे लेसन्स को ले लेना है। तो जो लेसन्स थे मैंने आपको बता दिए, एक सेपरेट वीडियो शायद मैं इसके बाद भी बनाऊंगा कि स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस आने चाहिए। खैर चलो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें लिखा है धन्य कटक, ठीक है। क्या है क्या नहीं है पता नहीं भाई, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से हूँ, मैंने भी नहीं सुना। अगर हम लोग लॉजिक के साथ जाते तो गांधार टिक करते, बट इसका आंसर था आंध्रा, तो इसको और तो हटा दो, इट वॉज नॉट डूएबल। करते भी आप तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने भी किया था, मेरा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 वॉज ईजी, आई थिंक ईजी था, कर सकते थे हम लोग। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 2 तो ईजी है, जनरली स्तूपा वॉज जनरली आर रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, हम सबको पता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 भी ठीक है, अगर आपने भी एक बेसिक सोर्स भी पढ़ा है आपको पता होगा कि ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। स्टेटमेंट 1 में लोग फंस सकते थे, बट इसका आंसर क्या है कि अब देखो, इसका आंसर मुझे पता था, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से हूँ तो शायद इस वजह से पता था, या फिर मैंने कहीं तो पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है न्यू एनसीईआरटी में है या ओल्ड एनसीईआरटी में, बट इट वाज देयर समवेयर इन माय रिसोर्स, ठीक है।
इन माई बेसिक रिसोर्स, उपेंद्र सिंह में नहीं, बेसिक रिसोर्स में था। तो इसमें लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री इंडिया का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन रहा है, उसके अंदर स्तूपा की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी थी। और आज जो मॉडर्न डे स्तूपास हैं, वैसा कोई स्तूपा पहले नहीं बनता था। इवन जो आज के बुद्धिस्ट जो स्तूपा हैं, जो बुद्धिस्ट स्तूपा हैं, जो आज के स्तूपा हैं और पुराने बुद्धिस्ट स्तूपा हैं, इनमें अगर डिफरेंस देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन सारी चीज़ों को लेटर ऐड किया गया। आप चैप्टर 4 पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसका, NCERT का, नई वाली क्लास 12 की थीम्स वाली चैप्टर 4 पढ़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा सारा कुछ डिटेल, पूरा इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको बताऊंगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस NCERT के बारे में आगे डिस्कशन में करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड जल्दी रख सकता हूँ और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करना है हम लोग को। तो हैव पेशेंस, और जो लास्ट में देखेंगे उनके लिए एक फोकस रिवॉर्ड भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 डुएबल था, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं भाई सब्जेक्टिविटी है कि शायद स्टेटमेंट 1 के चक्कर में नहीं कर सकते थे। आई नो क्वेश्चन वाज इजी, लाइक कर सकते थे, बट स्टेटमेंट इसके ये जो ऑप्शन है ना, कोड्स, इन्होंने सारी प्रॉब्लम बिगाड़ के रख दी। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन था। अगर आपने कोई भी एक हिस्ट्री का सोर्स रेफर किया होता, कोई भी एक सोर्स रेफर किया होता, तमिलनाडु, न्यू NCERT, ओल्ड NCERT, या फिर आपने सिर्फ लेक्चर देखे होते, ठीक है, किसके, प्रतीक नायक सर के मैराथन लेक्चर अनअकैडमी वाले, या किसी और के भी अगर अच्छे लेक्चर देखे होते तो आपको पता होता ये आंसर, इसका आंसर P है, पोर्ट्स है। और इन 3 नाम में से अगर आप कोई एक नाम भी पता था, आपका आंसर ठीक हो जाता। अब मुशीरी और कोरकई और पुहार, इतने बार आप लोग नाम सुनते हो, तो आई थिंक ये बहुत इजी था, हम लोग कर सकते थे। मुशीरी लिखा है इसमें, मुजीरी इसका पुराना नाम था शायद, या फिर आज हम लोग मुजीरी कहते हैं, पहले मुशीरी कहते हैं, जो भी है। कोरकई भी एक कोड था, हम लोग को पता ही, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 टफ था, बिल्कुल टफ था। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से हूँ, मैंने भी इसको गलत किया, ठीक है। अब कुछ लोग क्लेम करेंगे भाई कि इसको किया जा सकता था, कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग तो कहेंगे कि नहीं किया जा सकता था, बट कुछ लोग कहेंगे किया जा सकता था, बट आई डू नॉट अग्री विद इट। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता संगम लिटरेचर, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड से नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड वालों के लिए इट वॉज टफ क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं था, ईजी क्वेश्चन था, मैंने इसको ठीक किया था। तो इस वजह से देखो, जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए, मैं वो कह रहा हूँ, वो वहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है। देखो ये एक सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनको ईजिली किया जा सकता था। 1, 4 नहीं किया जा सकता था, स्किप किया। इस वजह से 1, 5 भी नहीं किया जा सकता, स्किप करते हैं। 6 भी नहीं किया जा सकता, इवन शायद हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी फंस सकते हैं इसमें बिकॉज ऑफ कोड्स, तो इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन। पता है क्यों ईजी क्वेश्चन है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, मतलब इसका जो सार है, इसका मैं अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ। कहाँ है? क्लास 12 NCERT चैप्टर, क्लास 12 हिस्ट्री NCERT चैप्टर 4, देख लो प्रूफ, ये रहा प्रूफ। दिस इज पेज नंबर 88, बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस वगैरह वगैरह। सेकंड पैराग्राफ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव द लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स वगैरह वगैरह, जो भी आप कहना हो। आंसर आ गया। स्टेटमेंट 7, क्वेश्चन 7 बहुत एक्सट्रीमली इजी, जैनिज्म का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, इट वॉज अगेन अ इजी क्वेश्चन। देखो क्यों, एलिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड, यहाँ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे हम लोग। देखो अभी कैसे क्या करना था, मल्लिकार्जुन एलिमिनेट कर दो, वीरा विजय एलिमिनेट कर दो, वीरपक्ष और देवराय 1 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। बट अगेन आपने अगर सेम NCERT क्लास 12 की थीम्स वाली NCERT पढ़ी होती, उसका चैप्टर 7 पढ़ा होता, तो आपको उसका आंसर मिल जाता। देखो आंसर क्या है, ये देखो पेज नंबर 177, इसमें क्या लिखा है, एम्बार्गमेंट वर बिल्ड वगैरह जो भी है, आगे आप देख लेना। कमलापुरम टैंक है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की गई, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। इसमें लिखा है कृष्ण देव राया, ठीक है, आप पढ़ लेना पूरा कर लेना आपको। अब कृष्ण देव राया से देवराया 1 तो आप एसोसिएट कर ही सकते हो, अगर आपने पढ़ा हो तो आप आई थिंक कर सकते थे। तो इट वॉज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, किया जा सकता था, ठीक है। अच्छा पहले नंबर पेज पे देखें तो 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, केवल 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बस लास्ट में आपको इकट्ठा कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। पहले पेज में 2 क्वेश्चन किए जा सकते थे, ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 ईजी था, क्वेश्चन नंबर 8 ईजी था। क्वेश्चन नंबर 9 हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत 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 ज़्यादा ईजी था, बट अगर आप नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल्स हैं, आई वुड से आपके लिए टफ था। इसका आंसर बहादुर शाह है, जो भी है, ठीक है, स्किप करते हैं, इस वजह से मैंने इसको लिखा भी नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन कहाँ से, सिर्फ लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लेते भाई, वहाँ से हो जाता। इसके लिए मैंने कोई प्रूफ नहीं रखा हुआ है इस वजह से, ठीक है, क्योंकि जो पता ही होगा सबको कहाँ से होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रूफ उन क्वेश्चंस के रखे हैं जो क्वेश्चन टफ थे या फिर ऑब्सक्योर लोग कह सकते हैं, उनके मैंने रखे हैं कि नहीं वो ऑब्सक्योर नहीं थे, कई क्वेश्चन किए जा सकते थे। टोटल कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे पता है इसी टफ प्रीलिम्स में? चलो बता देते हैं, 70 क्वेश्चन किए जा सकते थे। 70 यस यू हर्ड इट राइट, ठीक है, ठीक किए जा सकते थे। बस अभी आगे इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? इंपॉर्टेंट था ये चीज़, तो हम लोग मेंस के लिए भी तैयार करते हैं, तो इसका आंसर अभी भी लेकिन सब्जेक्टिविटी है, बट इसका आंसर मोस्टली तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। इट वाज एन इजी क्वेश्चन। सब्जेक्टिविटी है तो उसको सब्जेक्टिविटी में के अंदर डाल देते हैं। मैंने ऑलरेडी 10 से 13 क्वेश्चन को सब्जेक्टिविटी के अंदर डाला हुआ है, डोंट यू वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लोग कहेंगे ऑब्स्टिकल क्वेश्चन है, टफ है, बट किया जा सकता है। मैं ये कहूँगा, पता है कैसे? देखो अगेन इसका मतलब सब्जेक्टिव है, यूपीएससी जो आंसर की निकालेगा वो देखा जाएगा फिर, बट आई थिंक जो मैंने अभी और जो मैंने कोचिंग की से में लाया हुआ है उसके हिसाब से मेरा तो ठीक हो रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा? इन इंडिया प्रेजेंट्स आर गवर्न्ड बाय प्रेजेंस एक्ट 1894 एक्सप्रेसली kept the subject which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government। 1894 में भाई कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रही है, कौन सी गवर्नमेंट थी? अगर आपको ये चीज़ क्लियर होती, अगर आप इतना काम एंड कंपोज रहते तो आप आई थिंक टिक कर सकते थे। और अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट कर दें, कोई एक भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट अगर हम लोग कर दें, अभी हम बताते हैं एलिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एलिमिनेट। देखो अगर हमने स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट किया, देखो ऑप्शन ए इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नॉट ऑब्वियसली नॉट स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन ए कट गया। बी देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नहीं तो कट गया। स्टेटमेंट डी देखो, डी देखो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नहीं भाई ऐसा थोड़ी, स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है, काट दो। आंसर क्या आ गया? सी। इसको तो यार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, 15 सेकंड्स के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन और PYQ का रेपिटेशन है, पता होगा सबको, 2022 में ही आया था क्वेश्चन, 22 या फिर शायद 21, क्या था? आंसर सी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 14, इजी क्वेश्चन था बट सब्जेक्टिविटी के दायरे में आता है। 42nd भी हो सकता है इसका आंसर, फर्स्ट भी हो सकता है, देखते हैं यूपीएससी कैसे रिएक्ट करता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से किया जा सकता है, इस वजह से मैंने इसका सोर्स नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। यार इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते थे इसको लक्ष्मीकांत से ही, ठीक है, सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही कर सकते थे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, टफ है, इजी है कह नहीं सकते, बट डुएबल था, सब्जेक्टिविटी है आई नो, बट डुएबल था, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको किया हुआ है क्योंकि डुएबल था, सर्कल किया हुआ, क्योंकि देखो स्टेटमेंट 1 ईजी है, स्टेटमेंट 2 ईजी है, हम दोनों लोग कर सकते हैं, मतलब हम सब लोग इसको ईजिली कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड में थोड़ा जो है कन्फ्यूजन आएगा, जो भी आएगा, बट इसको भी किया जा सकता था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सब्जेक्टिविटी है फिर से, इस क्वेश्चन में भी मैंने इसको भी सब्जेक्टिविटी के अंदर रखा हुआ है, बट इट वाज डूएबल। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 तो ठीक ही है, स्टेटमेंट 3 भी ठीक है, पढ़ लो पता चल जाएगा। अगर आपने एक बेसिक अगर इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको ये पता होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम फंसती है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 में। देखो स्लैश एंड बर्न होता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एंड जूमिंग कल्चर, वो तो अलाउ नहीं करेंगे ना, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा। अब ये एक रिपोर्ट बहुत टाइम पहले आई थी कि जो ट्राइबल्स जिस तरीके का झूम कल्टीवेशन करते हैं वो तो इवन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बट उसको गवर्नमेंट ने शायद कंसीडर नहीं किया, तो वो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं लोगों ने, बट वो रिपोर्ट थी, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता, मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था। फिर लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट को आप पढ़ते तो और कंफ्यूज हो जाते, बट इसका ये ऑप्शन तो मोस्ट प्रोबेबली कटना चाहिए, स्टेटमेंट 4 गलत होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह नहीं सकते, सब्जेक्टिविटी है, और फिर ऊपर वाले का नाम लेके और ओनली 3 पे टिक कर देते हैं, जो होता फिर देखा जाएगा यूपीएससी जैसे रेट करता है, बट ओनली 2 तो मिनिमम है, ओनली 3 भी हो सकता, ठीक है, ओनली 4 मतलब ऑल 4 तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। फेयरली इजी क्वेश्चन किया जा सकता था, बहुत ईजी लक्ष्मीकांत से किया जा सकता था, ठीक है, मतलब पूरा स्टेटमेंट लिखा है लक्ष्मीकांत में, और क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 20,
लक्ष्मीकांत से किया जा सकता था, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। और लक्ष्मीकांत से क्या करना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक अगर आपने 2 साल भी यूपीएससी प्रिपरेशन में दिए हैं आपको इतना तो पता होगा। स्टेटमेंट 2 देखो फिर से, एलिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड। एफिशिएंसी, आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहली चीज़ तो यहीं सतर्क हो जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। दूसरी चीज़ डिफाइन करता है इसको, सिर्फ ये नहीं लिखा रिकॉग्नाइज करता है या कंसीडर करता है, इसमें लिखा है डिफाइन करता है। देखो कितने बड़ी बात है। और लिखा है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बंदा थोड़ा काम और कंपोज रहता है वो उसको ठीक कर लेता। ये आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कई इंपॉर्टेंट चीज़ों तक को तो डिफाइन नहीं किया, इलेक्शन प्रोसीजर्स तक तो कई सारे डिफाइन नहीं करे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक टर्म को डिफाइन करेंगे वो? ऑब्वियसली नॉट। स्टेटमेंट 2 काट दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, आंसर आ गया सी। सोचना ही नहीं है भाई, 5-10 सेकंड का गेम है बस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, ठीक है। इंडिया, अब यार देखो इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 देखो, यूरेनियम एनरिच्ड टू 60%। यार अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा होता, अच्छे से पढ़ा होता, करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से कवर किया होता, मेंस के लिए तैयार किया होता, तो पता होता कि 60% नहीं 10% के अंदर ही खेल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। 60% से तो बॉम्ब बन जाता। स्टेटमेंट 2 काट दो, मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ उसका। स्टेटमेंट 2 काट दो, आंसर आ जाएगा सी। कुछ पढ़ना ही नहीं इसके बाद, स्टेटमेंट 1 तो पढ़ना ही नहीं। अब देखो उसका प्रूफ, लेट मी शो यू द प्रूफ। देखो रिन्यूएबल एनर्जी, ये मेरे नोट्स हैं, मतलब जहाँ से मैंने कवर किया हुआ है। इसमें देखो एनरिचमेंट क्या लिखा है, यूरेनियम इज, लेट मी शो यू, यूरेनियम इज एनरिच्ड टू 2.5 to 3.5%। यूरेनियम 235 मटेरियल होता है जो भी है, देखो 2.5 से 3.5%, और ये हर कोई करता है, ठीक है। इसको पता होता है, हर एक सोर्स में लिखा होता है कि यूरेनियम के बारे में, बेसिकली अरेंजमेंट के बारे में। ईजी था, डूएबल था, एक्सट्रीमली ईजी था। क्वेश्चन नंबर 22 भाई बहुत ईजी क्वेश्चन कह सकते हैं, फिर से टफ है, पता नहीं भाई, मैंने भी नहीं सुना मार्सुपियल क्या होता है, मैंने नाम ही नहीं सुना, बट कैसे ठीक करेंगे देख लो। पहले देख लो, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन, पहली चीज़ तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ओनली। फिर से आगे देखो, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, नो प्रेडेटर्स, एक्सट्रीम वर्ड, दो एक्सट्रीम वर्ड है। यूपीएससी को पता ही है एक्सट्रीम वर्ड को ज़्यादातर तो गलत करता है, बट ठीक है। इसमें लिखा है नो प्रेडेटर। भाई अगर आपने एक अगेन फिर से इन्वायरमेंट का कोई भी एक बेसिक सोर्स अच्छे से किया है, आपको पता होगा फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। और फूड वेब में ऐसी कोई स्पेशी नहीं है जिसका कोई प्रेडेटर ना हो, है ना। तो क्या हो गया आंसर, स्टेटमेंट 2 काट दो, आ गया आंसर ऑप्शन सी। पढ़ना ही नहीं कुछ, अगेन 5-10 सेकंड का गेम है बस। क्वेश्चन नंबर 23, डूएबल था, अगर अगेन आप काम और कंपोज रहते डूएबल था। कुछ लोग कहेंगे नहीं था, बट हम कहेंगे था। कैसे था, देखो ये PYQ का रिपीटिशन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ऐसा कुछ करके था, रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग, ठीक है। उसका आंसर IMF था। उसके जो ऑप्शंस थे उसको अपन ने जैसे एलिमिनेट किया था लास्ट ईयर, अगर अपन ने लगाया हो अगर अपने पेपर, वो तो आप जानते होंगे कैसे किया था अपन ने एलिमिनेट किए। उन सारी बॉडीज़ को हटा दो जिनका काम रैपिड फाइनेंसिंग करना नहीं है। इसका भी काम देख लो, इसमें क्या लिखा है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है जो भी है, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस, ठीक है, कीवर्ड याद रखना। एक बात बताओ, यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या ये करेगा? वो एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, बट डेटाबेस बनाए इतना ज़्यादा वो नहीं चलता है, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या रख सकते हैं चलो, बट अभी एक एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देख लो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इतना कोई इंपॉर्टेंट बॉडी भी नहीं है, और इसके ऊपर इसका पिताजी बैठे हैं, इसके पिताजी IUCN बैठे हैं, तो कैसे ही तुम कह सकते हो कि ये ठीक होगा, इसको हटा दो। मतलब लॉजिक से भी जाएंगे तो हम लोग इसको टिक नहीं करेंगे। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका काम फंड वगैरह इकट्ठा करना है, प्रोग्राम चलाना है, तो डेटाबेस तो क्रिएट करना नहीं होगा क्योंकि इनके पिताजी ऊपर खड़े हैं IUCN, तो हम लोग क्या करेंगे, IUCN को टिक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, डूएबल था, ईजी था, आंसर भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, ईजी टफ, जो कहना हो आप कहो, टफ था, मैंने इसको स्किप किया था, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने इसको स्किप किया, और टफ ही कह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं, एक आध आपको अगर आता भी हो तो दूसरे का नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 25 पता नहीं कहाँ से दे दिया, हटाओ, स्किप कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 ईजी था,
क्यों इजी था? देखो, सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम है साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। हो भी सकता है ऑब्वियसली, मशरूम तो मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं और साइकोट्रॉपिक चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सम मशरूम है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल हो सकते हैं यार। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है कि मशरूम्स के अंदर जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कई सारे मशरूम्स के अंदर होती हैं। उनके जीन्स निकाल के हम लोगों ने, उनके जो डीएनए को एडिट करके हम लोगों ने दूसरी प्लांट्स में उसको डाला है हम लोगों ने, ठीक है। ये मुझे एक्जैक्टली भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका सारा का सारा थ्योरी, बट मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है अपने टीचर साहब। स्टेटमेंट 4 देखते हैं। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। यार बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या हो रहा है? चमकना बेसिकली तरीके से। सम लिखा है, पहली चीज़ पॉसिबिलिटी हर चीज़ में है। नेचर इतनी बड़ी है, इतने सारे मशरूम्स हैं, क्या सारे साइंटिस्ट ने और गवर्नमेंट ने हर मशरूम को स्टडी किया हुआ क्या? ऑब्वियसली नहीं, तो उसका आंसर ओनली 4 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। कंसीडर द मतलब इंडियन स्क्वायरल्स वाला है, टफ क्वेश्चन है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता। देखो एलिमिनेशन वाले अगर वो ऑप्शन होते, ओनली 1 2 है, इस वजह से नहीं हो रहा। अगर एलिमिनेशन वाले ऑप्शन होते तो किया जा सकता था, इस वजह से हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर से सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीनों स्टेटमेंट में सम है। अब एक चीज़ समझो, सम लिखा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सारे बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्रिलियंस भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या गवर्नमेंट ने और साइंटिस्ट ने सबको पढ़ा होगा? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज़, मतलब ये इसको खैर आप शायद कंसीडर ना करें, बट आई वुड कंसीडर इज दैट, मतलब इसका आंसर लेकिन पहली चीज़ से ही हो सकता है, सम लगा है जहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे कह सकते हैं हम लोग जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इनके जो डिफरेंस है, इनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो डिफरेंस है, वहाँ पे हम लोग लिखते हैं, उसके प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ ऐसी चीज़ें फंस सकती हैं कि इसमें है और इसमें नहीं है, बट इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब जनरली लॉजिक से भी जाते तो भी हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोग कहेंगे टफ है, स्टिक कौन यूज़ करता है वगैरह वगैरह। डूएबल क्वेश्चन था। देखो एलिमिनेट करो, फिशिंग कैट और ऑटर। अगर फोटो देखिए और एनवायरनमेंट सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा यार, इनका काम पानी से रिलेटेड है, इनका कोई फॉरेस्ट और ज़मीन से रिलेटेड नहीं है। ख़त्म। ऑप्शन देखो डी, स्लॉथ बियर और ओरंगटन। अगर इन्वायरमेंट अच्छे से करा है ओरंगटन को, तो फोटो तो देखी ही होगी एटलीस्ट, स्पीशीज़ को अगर अच्छे से किया है आपने। ओरंगटन क्या एक तरीके का एप है, बंदर है, आपने देखा होगा जो क्रिश मूवी में भी था। ओरंगटन और स्लॉथ बियर को कंपेयर करो, कौन यूज़ करेगा स्टिक? स्लॉथ बियर कितना स्लो होता है, ओरंगटन करता है इंसानों जैसे। उसके अंदर उसके सबसे ज़्यादा मैच आज हम लोग के जो ह्यूमन जीन्स हैं, सबसे ज़्यादा मैच किससे करते हैं? ओरंगटन से मैच करते हैं। मतलब इतना तो आई थिंक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, लॉजिक का था और थोड़ा बहुत नॉलेज का भी था। यस, यूपीएससी का अब जो है वो सारा गेम नॉलेज का है, तुक्के और एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब क्वेश्चन 29 डुएबल और ईजी था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ईजी है, डुएबल है, कैसे अभी दिखाता हूँ अपने प्रूफ के साथ। एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। सारा कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इनके अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। अब मैंने जहाँ से कोर्स किया था, मेरे पास ये चीज़, इसका आंसर इन चारों चीज़ों का मेंशन 2 जगह से है। एक मेरे खुद के इन्वायरमेंट के नोट से, दूसरा मेरे करंट अफेयर्स के नोट से। करंट अफेयर्स का मेरा जो सोर्स है मैं आपको शायद लास्ट में बताऊँगा, तो आपको वहाँ से करना है, ठीक है। दैट विल बी योर फोकस रिवॉर्ड। कंसिडर कर सकते हो आप करना है कि नहीं करना है, बट आई वुड टेल यू कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रूफ क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब ये ऑब्सिक्योर नहीं है, किया जा सकता था। हेयर वी को, दिस इज़ द प्रूफ। क्या लिखा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये मेरे एनवायरनमेंट के नोट्स हैं जिससे मैंने पढ़ा है। HFCs आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स एंड फायर रिटार्डेंट्स। देख लो, ठीक है। एरोसोल ल्यूब्रिकेंट्स में यूज़ होता ही होता है। देखो ल्यूब्रिकेंट्स में तो यार ऑब्वियसली यूज़ हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है, साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन है, जब पेपर को इतना टफ बनाया गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते कि जो पेपर है जब इतना टफ कर दिया तो फिर ऑप्शंस को या जो उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ तो थोड़ा रियायत देंगे साइंस एंड टेक जैसे क्वेश्चंस में, ठीक। और मैंने जहाँ से मेरा जो करंट अफेयर्स का सोर्स है, वहाँ से जहाँ से मैंने ये किया है, उसमें चारों का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आंसर डुएबल था, क्वेश्चन डुएबल था ये। अगेन कुछ लोग कहेंगे नहीं था, सब्जेक्टिविटी में डाल दो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ किए जा सकते थे, 1-2 स्टेटमेंट कर लेते आप, बाकी नहीं कर पाते, और
इस वजह से उसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 डुएबल था। क्यों डुएबल था? देखो स्टेटमेंट 3 देखो सबसे पहले, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है इन इंडिया में विशाखापट्टनम पोर्ट। नहीं है भाई, अगर आपने पोर्ट्स पढ़े हैं आपको पता होगा कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है, इससे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, इससे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, JNPT है वगैरह वगैरह, तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ पोर्ट्स वैसे भी न्यूज़ में थे, 2 रीज़न थे। सबसे पहला केरला की कोस्ट पे ड्रग बूस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, दूसरा अडानी पोर्ट्स के चक्कर में। ठीक, तो मुंद्रा पोर्ट और कामराजार पोर्ट्स, मतलब इजी क्वेश्चन है ना यार, ये तो न्यूज़ में रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट जो प्राइवेटली ओन पोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है, इनलैंड पोर्ट कौन सा है वगैरह, ये सारी चीज़ें देखो यार आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 33 ईजी भी है टफ भी है। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से की हुई है आप कर सकते थे, बट स्किप करते हैं, मान लो नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। रेसिडियस कौन सा है, ट्री कर सकते थे बट ठीक है स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो कर सकते थे अगर आपने सही से किया होता। भाई मैंने ज्योग्राफी अच्छे से किया है तो थोड़ा सा लोग सब्जेक्टिविटी भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रख सकते, बट मैं ये कहूँगा कि कर सकते थे। बाकी यूपीएससी देखो क्या करता है। स्टेटमेंट 3 देखो एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। देखो सबको पता है, हम लोग मेंस के नोट्स बनाते हैं, यहाँ देखो मेंस का काम आएगा। अगर आपने मेंस के नोट्स बनाए आप कर सकते हो। पता है हम लोग को कि प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम है, चाइना में ज़्यादा है, मतलब पता होना चाहिए, हम लोग कंपेयर तो करते ही हैं। दोनों ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने वाले नेशन हैं, हम लोग कंपेयर करते ही हैं ऑब्वियसली दोनों को। ठीक, तो स्टेटमेंट तीसरा तो गलत हो गया। इंडिया के अंदर हम लोग को लिखते हैं ये, हम लोग अभी मैं अपने नोट्स में दिखाऊंगा कि मैंने भी इसको एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट को बहुत समय पहले लिखा था, 2022 के कुछ मिड मंथ्स में, अगस्त के आसपास। ठीक है, कि हम लोग को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है चाइना के बराबर। पहला तीसरा स्टेटमेंट काट दो, दूसरा स्टेटमेंट भी काट दो। इसमें क्या लिखा है? इरीगेटेड एरिया इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में कम है। नहीं भाई, ये भी हम लोग लिखते हैं कि चाइना के अंदर इरीगेशन अच्छा है, इंडिया के अंदर हम लोग को इरीगेशन को बढ़ाना पड़ेगा, रेनफेड एरियाज हैं, सब चीज़ें लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 देख लो, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोट्स में देख लो मेरे, मैंने जो ये मतलब स्टैटिक क्वेश्चन मैं कहूँगा, कहाँ से मैंने किया, ICSE बोर्ड की क्लास 10th की किताब है बस, और मृणाल सर के चैनल पे रजत टंडन मैम के जो लेक्चर है वहाँ से आप कर सकते हो। देखो मेरे नोट्स, मेरे पास ये प्रॉपरली लिखा था। लेट मी जूम इट। देखो क्रॉपिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, इसके अंदर देखो इंडियाज नेट सोन एरिया इज 46%, 140 मिलियन हेक्टेयर लिखा है। ठीक है, नेट सोन एरिया हमने लिखा है 140 मिलियन हेक्टेयर, एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू। ठीक है, चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, इट्स नेट सोन डाउन हो गया, नेट सोन एरिया इज 80 मिलियन। अब देखो किसी कंट्री का नेट सोन एरिया 80 है और किसी का 140 है, तो एरेबल एरिया किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसका नेट सोन एरिया ज़्यादा है। तो आंसर तो पहले वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना। और देखो भी और क्लियर कर लो पहले स्टेटमेंट को। तो इंक्रीज अवर प्रोडक्शन वी नीड नॉट हैव टू इंक्रीज द लैंड फॉर एग्रीकल्चर बट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द लैंड फॉर एग्रीकल्चर सो वी कैन डिवोट दैट लैंड ऑन अदर एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी लाइक फॉरेस्ट पार्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। क्यों लिखा है स्टेटमेंट? क्योंकि चाइना ने ऐसा ही काम किया है, अगर आपने पढ़ा होता। अब देखो वो लेक्चर का मैं आपको आवाज़ से सुना नहीं सकता हूँ, तो उस मैम लेक्चर में मैम ने एक्सप्लेन किया था, और इस पर्टिकुलर चीज़ को शायद NCERT उसमें ICSE बोर्ड की किताब में मेंशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लो और आगे आ जाओ। इंडियाज़ GSA ग्रॉस सोन एरिया इज़ 200 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस सोन एरिया हम लोग का 200 मिलियन हेक्टेयर है, चाइना का ठीक है नेट सोन एरिया सिर्फ 80 है। तो मेरी तो स्टैटिक से ही आया ये, मैं बाहर से और ऑब्स्टिकल क्वेश्चन नहीं कहूँगा, जिसको मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ को कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा ही ऑब्स्टिक्योर था, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट इरिगेशन वाला देख लेते हैं। ये देखो इसमें क्या लिखा है, पहली चीज़ तो ये देख लो, मोस्टली रेनफेड एग्रीकल्चर है इंडिया में, 50% एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर वो रेनफेड है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो ICSE का पेज 155 आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। लैक ऑफ इरीगेशनल फैसिलिटीज़, ये प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। इसके अंदर देखो इंडिया आफ्टर चाइना इज सेकेंड लार्जेस्ट इरीगेटेड कंट्री, आंसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, डुएबल था। क्वेश्चन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। टफ क्वेश्चन था, कर सकते थे बट ठीक है, इतना दिमाग नहीं चलता। मार्शलैंड का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको लिटरली वर्ड को डिकोड करो, मार्शलैंड का मतलब क्या हो रहा है? मार्शलैंड का मतलब होता है, देखो स्वाम्पी और मार्शलैंड में फ़र्क होता है। स्वैम्प एरियाज़ का मतलब होता है कि वेट एरिया, मतलब जो है दलदल वाला एरिया, और वुड्स जंगल हो। ठीक है, मार्शलैंड में क्या होता है? वेटलैंड एक तरीके का गीला एरिया, और
और क्या होता है, सॉरी, ग्रास, ठीक, ग्रास होनी चाहिए वहाँ पे, बट ठीक है इसको स्किप करते हैं, टफ क्वेश्चन था, इतना दिमाग मेरा भी नहीं चला और किसी का भी नहीं चलता, बहुत कम लोग को चलता। क्वेश्चन नंबर 36 फेयरली इजी क्वेश्चन है। देखो पता नहीं मुझे क्या होता, लेमेनाइट और रिटाइल क्या होता मुझे नहीं पता। एबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स, कोस्टल ट्रैक्ट लिखा है सबसे पहली चीज़ नोटिस करो। सेकंड चीज़ रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो कोस्टल ट्रैक्ट्स में कौन सी चीज़ को हम लोग, मतलब इन दोनों चीज़ को कोस्टल ट्रैक्ट्स में, एक सेकंड, लेमिनेट रिटाइल एबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन ये है कहाँ पे मिलते हैं, मतलब ये जो है किसका सोर्स है। एक चीज़ देखो ज़रा, कोस्टल ट्रैक्ट में मिल रहा है, ये कोस्टल एरियाज में मिल रहा। एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा, मैपिंग किया होगा ज्योग्राफी का। कॉपर कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, कंट्री के अंदर मिलता है हम लोग को, कहाँ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, प्लेट्यू वाले जो एरियाज हैं, डेक्कन प्लेट्यू में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। टाइटेनियम कभी पढ़ा है, वहाँ मिलता है। और एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन कभी पढ़ा है कि कहाँ मिल रहा, कोस्ट के किनारे मिल रहा, कभी नहीं। स्टैटिक क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, ऑड वन आउट, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 37, about 3/4 of world's cobalt, a metal required for manufacturing of batteries for electric motors, is produced by what? पहली चीज़, ईवी बैटरीज पूरी साल 2 साल से न्यूज़ में है, पता होना चाहिए था क्या है। दूसरी चीज़, जब आप इस चीज़ को कवर कर रहे होगे ना, मेंस के लिए थोड़ा बहुत कवर कर रहे हो और करंट अफेयर्स को कंटिन्यूसली किया होगा, आपने एडिटोरियल्स पढ़े होंगे, न्यूज़ को फॉलो किया होगा, तो आपको पता होगा कोबाल्ट जो है अर्जेंटीना इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, बैटरीज की, ईवीज़ की, या और लिथियम भी निकालता है, ठीक है, और चाइना सबसे ज़्यादा कोबाल्ट भी इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब इतना सब अगर आपको पता होता, पढ़ा होता, तो आपको पता होता कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, DRC से इंपोर्ट हो रहा है। मतलब कई बार ये चीज़ न्यूज़ में रही थी, बहुत ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 38, कुछ लोग टफ कह सकते हैं, कुछ लोग इजी कह सकते हैं, बट अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग की है, आई विल मेक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो फॉर वर्ल्ड मैपिंग। मैंने वर्ल्ड मैपिंग की थी, मुझे पता था। और फिर आप न्यूज़ में अगर बने रहते हैं ना, तो कैमरून आप नाम सुन ही लेते कॉन्गो बेसिन का, और अफ्रीका को आप इन जनरली मैपिंग अगर आपने कॉन्टिनेंट वाइज की होती है ना, तो आप कैमरून को सही टिक करते हैं, ठीक है। बाकी मतलब भूल भी सकते हैं लोग, बट ठीक है, इट वॉज डूएबल, आई वुड से। मैंने तो ठीक किया एंड इट वॉज डूएबल, बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक भी किया। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ऑब्स्टेकल कह सकते हो, एक आध अगर आप ऑप्शन ठीक कर दोगे, जैसे 1 तो बहुत इजी है, बट बाकी सारे को क्या होगा, तो स्किप करते हैं। 40 स्किप करते हैं, एकदम फैक्चुअल, यूपीएससी में कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम लोग कभी इस चीज़ों को नोटिस भी नहीं करते, और इतना कौन याद रखिएगा कौन सा कॉरिडोर कहाँ जा रहा है। वैसे भी रोड्स इतने सारे रहे इस बार न्यूज़ में, कौन कौन से कॉरिडोर को याद रखते हैं हम लोग, स्किप करते हैं। 41, इवन मृणाल सर को भी टफ लगा ये क्वेश्चन, स्किप करो, नहीं किया जा सकता था। 42 भाई बहुत इजी था क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक बुक से है यार, इकोनॉमी का, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं कर सकते था। इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। सबको पता है कि पोस्ट पैंडेमिक में सब ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, और ये स्टेटमेंट भी कितना जनरल स्टेटमेंट है, मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है, इजीली स्टैटिक का था, कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 43 किया जा सकता था, बट ठीक है, मेरे नोट्स में भी था, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा करंट अफेयर में भी रहा था, बट ठीक है, जैसा भी है स्किप करते हैं। मान लो टफ है, मान लो टफ है, मतलब किया जा सकता था, बट मान लो फिर भी टफ है, ठीक है, किया जा सकता था। पता है कैसे, एलिमिनेशन हैज नॉट बीन अनलिमिटेड। स्टेटमेंट 2 देख लो, इसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर स्टेट को दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर आप इस लॉजिक से जाओ तो आंसर आ जाएगा सी। मेरा आंसर मेरा ठीक हुआ था, आई थिंक, ठीक, मैंने इसको अटैम्प्ट किया था और मेरा ठीक भी हुआ था यार, काम मेरे कंपोज रहने से, या फिर थोड़ा लक भी है। देखो लक को मैं अवॉइड नहीं करूँगा, मैं कह सकता हूँ कि लक 40% या 50% भी रोल प्ले कर सकता है आपके लिए, बट लक तो तभी पता चलेगा ना जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लोगे, तैयारी कर लोगे, ठीक।